जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसएससी आचार्य के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ एक नई वैकेंसी के अपडेट के साथ। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि क्या है नई वैकेंसी। एक नई वैकेंसी आ रही है आप लोगों के लिए जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं। सो उस वैकेंसी का नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो देखो होता क्या है कि जो हम लोगों का एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है AA, ठीक है ना, AA। तो इस विभाग में प्रति वर्ष हर वर्ष भर्तियां निकलती हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। और इसमें अलग अलग पद होते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो अभी नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी आई हुई है जो कि वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि नॉर्मल ग्रेजुएट मैंने बोला, बट यहां पे आपको लिखा दिखेगा इंजीनियरिंग जॉब्स। सो एक्चुअली क्या है कि एक बीटेक होल्डर भी इसको अप्लाई कर सकता है और एक बीएससी होल्डर भी इसको अप्लाई कर सकता है जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स से अपना जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है ना, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। तो इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है, जिस दिन से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, वो है 1 नवंबर। लास्ट डेट है 30 नवंबर। सिलेक्शन प्रोसेस है सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू। ये सारी चीजें अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट बेयर विद मी। सो नाउ द पॉइंट इज कि हम आज 18 अक्टूबर को इसको हम क्यों बता रहे हैं, जो कि 1 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा। सिंपल सी बात है कि वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, लिंक एक्टिवेट होगा 1 नवंबर से। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जैसा अब तक पिछले वर्षों में होता आ रहा है, ये मैक्स टू मैक्स दिसंबर में एग्जाम ले लेगा। सो हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है इसको प्रिपेयर करने के लिए। सो वी कैन नॉट वेट टू द फॉर द एंड ऑफ अक्टूबर, की जब अक्टूबर खत्म होगा फिर हम फॉर्म भरेंगे, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, आई होप कि ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा हाँ, दूसरी चीज ये कि डेट खुलेगा, फॉर्म भर देना, इसके लिए डिले मत करना। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस में कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है। सीबीटी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू है। सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है कि आपका इंटरव्यू के साथ साथ एक वॉइस एंड एक्सेंट राउंड होता है। अभी हाल फिलहाल में मेरे एक फ्रेंड हैं, मेरे कलीग भी रह चुके हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है और वो भी अपनी ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं। सो मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि नहीं यार, उसमें VNA भी होता है, वॉइस एंड एक्सेंट राउंड भी होता है। तो वो सारी चीजें बात की बात है। खैर सबसे पहला पार्ट है कि आपको एक अच्छे नंबरों से अपना रिटन एग्जाम, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है या फिर जो भी रिटन एग्जाम होता है, उसको क्लियर करना है। तो क्लियर कैसे करना है? क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले ये तो मालूम होना चाहिए ना कि एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, हमारा सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 496 है। देखो बहुत सारी स्टेट की वैकेंसीज ऐसी आती हैं जिसमें हजारों में वैकेंसी होती है, लाखों में वैकेंसी होती है। रेलवेज में कुछ वैकेंसी आई थी, रेलवे ग्रुप डी की, जिसमें 1.25 लाख वैकेंसी के अराउंड था। ठीक है, बट आपको वैकेंसी की संख्या पे नहीं जाना है। नॉर्मल वैकेंसीज में क्या होता है, ओपन फॉर ऑल होता है। ये ओपन फॉर ऑल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और एक बीएससी मैथमेटिक्स या फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स जो बंदा पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन में, वही अप्लाई कर सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इसके 2 पार्ट हैं, 2 सेक्शन है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी में क्या पूछ रहा है। तो देखो जो पार्ट ए वाला हिस्सा है वो एक ऐसा हिस्सा जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप पार्ट बी की बात करोगे तो पार्ट बी में साफ साफ लिखा हुआ 60 क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, विच लेवल 10+2 लेवल, मतलब 12th लेवल तक का। अब भाई सीधी सी बात है, जो बंदा बीटेक कर रखा है या फिर जो बंदा बीएससी मैथमेटिक्स या फिजिक्स कर रहा है, वो 11th 12th अपना मैथ्स फिजिक्स पढ़ा होगा तभी वो कर रहा है। ठीक है ना, तो उसी का यूज करना है। अब सोचो कि आप अभी जस्ट ग्रेजुएट पास हुए हो और आपके लिए क्लास 12th और 11th की फिजिक्स और मैथमेटिक्स कितनी आसान होगी, क्योंकि आप वो तो पढ़ के निकले हो ना। आप तो हो सकता है अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा भी रहे होगे, हो सकता है कहीं ऑनलाइन ट्यूशन दे रहे होगे, कहीं ऑफलाइन ट्यूशन दे रहे होगे।
तो ये आपके लिए एक केक वॉक है, एक इजी टास्क है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग इन डेप्थ में देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं, वो क्या है कि देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। अब सुन के जो है दिमाग की बत्ती जली, बहुत खुशी हुआ, अरे ठीक है तब तो हम तुक्का भी मार के आएंगे और मेरा हो जाएगा। नहीं, देखो एक्चुअली ये जो एग्जाम है ना, देखो साफ साफ लिखा हुआ है 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स एंड 120 मिनट्स का ड्यूरेशन है। तो ये जो 120 मार्क्स आपको दिख रहा है, इसमें आपको 108 से अबव लाना है। ऑन पेपर की मैं बात बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको 112 115 के रेंज में, 113 के रेंज में रहना है। सुनने में तो लग रहा है कि बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत कंपटीशन है, बट बच्चों देखो एक चीज ध्यान दो कि ये वैकेंसी आपको कहां पे जॉब देती है, ये वैकेंसी का लोकेशन क्या होता है। अब समझो, सिंपल सी बात है, वैकेंसी का ही नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी आप पोस्टेड कहां पे होगे, आपकी पोस्टिंग कहां होगी, जहां पे एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि फ्लाइट जब टेक ऑफ करने वाली होती है प्लेन, या जब प्लेन लैंडिंग करने वाली होती है, तो वहां पे उनको परमिशन देना और उनको अलाउ करना कि हाँ अब आप टेक ऑफ करने वाले हैं या अब आप जो है लैंडिंग करने वाले हैं, उनका सारा का सारा जो कैलकुलेशन होता है वो ये एटीसी लोग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर लोग करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी ही फैसिनेटिंग जॉब है। मींस यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश and you have to talk to the pilot of various planes and you have to give the point case, yeah now you can land. So I have, मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे कंपाइलेशन है YouTube वीडियोस के, जहां पे आप देखोगे कि इतनी ज्यादा एडवेंचरस जॉब है कि आपको मजा आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी सरकारी नौकरियां होती हैं बच्चों जहां पे आपको बोरिंग लगता है काम करने में, डेस्क जॉब होती है या फिर जो है क्लरिकल जॉब होती है, तो लगता है यार क्या बस सुबह 9 बजे जा रहे हैं, शाम को 5 बजे आ रहे हैं, फाइल्स में ही बस मोहर मार रहे हैं या साइन कर रहे हैं, कुछ फैसिनेशन, कुछ एडवेंचरस होता ही नहीं है। बट ट्रस्ट मी, मींस अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं अपने सारे के सारे व्यूअर्स को ये जॉब जो दिलवा देता, ठीक है। बट ये मेरे हाथ में नहीं है, ये पढ़ने वाले के हाथ में है कि आप इस मेरे पढ़ाने से और जहां जहां से आपको कंटेंट मिल रहा है आप उससे कितना सीख पा रहे हो, कितना पढ़ पा रहे हो, ठीक है। सो आपको एक चीज दिमाग में क्या रखनी है कि इसके लिए आपको जो टारगेट बनाना है, जो टारगेट आपको बनाना है वो 108 108 से अबव का बनाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 114 या 115 अगर आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो आप नो डाउट आपको कोई सिलेक्शन में नहीं रुक सकता। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सर ये तो बस 6-7 क्वेश्चन की बात है और बहुत टफ पड़ जाएगा मेरे लिए। नहीं, टफ कुछ नहीं होता, टफ कुछ नहीं होता है। ये मैं तब बता रहा हूं कि जब पेपर का लेवल बहुत इजी आ जाता था, है नहीं था। एक एग्जाम हुआ था इसी एटीसी का, आई थिंक नवंबर 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, नवंबर या दिसंबर 2018 में हुआ था, मुझे याद नहीं यार एग्जैक्टली में। ट्रस्ट में अगर आप जाकर के प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, आप देखोगे ना 11th 12th की फिजिक्स और मैथमेटिक्स, आप कहोगे अरे यार ये पेपर आता था। तो यस, जब ऐसा पेपर आता था तो ऐसी कट ऑफ्स जाया करती थी, ठीक है ना। प्रीवियस कुछ ईयर्स में कट ऑफ का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है, बट आपको उससे डरने की बात नहीं है, आपको मन लगा के पढ़ना है। खैर, कट ऑफ का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले ये तो देख ले पढ़ना क्या है और कितना इजी काम है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन चैप्टर्स, इन सब्जेक्ट्स में बेसिकली क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर की आएगी, जनरल इंटेलिजेंस यानी नॉर्मल जो रीजनिंग होता है वो 15 नंबर का आएगा, एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर की आएगी और जनरल नॉलेज 10 नंबर की आएगी। तो आप कहोगे सर ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है। कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, आप देखना टॉपिक क्या क्या पूछता है। तो हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस।
इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देख लो सबसे पहले आओ, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप ये देखोगे कि क्या है भाई, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अब जो भी बंदा ग्रेजुएट है और वो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या सीडीएस इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको भली भांति बहुत अच्छे से मालूम है कि कॉम्प्रिहेंशन किस लेवल का एग्जाम में पूछता है। और इसमें बहुत नॉर्मल सा कॉम्प्रिहेंशन आता है कि आप चीजों को पढ़ के समझ पा रहे हो कि नहीं, आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि नहीं। सेकेंड टॉपिक है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट थोड़ा आपको अलग सा नाम लग रहा होगा, बट ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में होता है। कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में होता है सिंपली, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक ए आ गया, फिर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ ब्लैंक, फिर यहाँ पे ब्लैंक बी आ गया, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली होता है और उसमें फिल करना होता है। जैसे कि द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 16, तो वहां पे एट जो मैंने प्रेपोजिशन बोला वो वहां पे गायब रहेगा, आई मीन ब्लैंक में रहेगा। ये मैंने बस एक एग्जांपल दिया है, ऐसा भी नहीं कि एकदम बच्चों वाला पूछ ले रहा है, ठीक है ना। वो सारी चीजें, वो सारी गाइडेंस आपको हमारे चैनल पे मेरे और मेरे को फैकल्टीज द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ एरर्स, फिर इंप्रूविंग सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स, कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ्स, पैराजम्बलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोड्स ऑफ नरेशन, प्रीपोजिशन एंड वॉइस चेंज। अभी देखो चीजें थोड़ी सी तुमको डिफिकल्ट लग रही होगी, बट मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक को ओपन करना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और आप वहां पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ को डाउनलोड करना और आप देखना कि इंग्लिश का क्या लेवल आ रहा है, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा कि यार कोई दम नहीं है सर, इजी सा है। खैर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के बाद अपन खोल लेते हैं, चलो जनरल एप्टीट्यूड खोल लेते हैं। अब जनरल एप्टीट्यूड जो बेसिकली मैथमेटिक्स के नाम से उसमें लिखा हुआ था, तो उसमें क्या क्या आएगा। अब देखो मैथमेटिक्स में तकरीबन 20+ चैप्टर्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पे कितने चैप्टर्स पे फोकस बनाया जा रहा है, ध्यान से देखो। इसमें जो फोकस बनाया जा रहा है वो ज्यादातर फोकस 90% फोकस किस पे, अर्थमेटिक चैप्टर्स पे, जो अर्थमेटिक वाले पार्ट होते हैं। इसमें कहीं तुमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिख रहा होगा, कहीं अलजेब्रा नहीं दिख रहा होगा, कहीं ज्योमेट्री नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये सब तो भाई है, बड़ा बड़ा चैप्टर होता है और काफी डिटेल में इसको पढ़ना होता है। खैर तो ध्यान से पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ो। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत इजी आते हैं। सिंपल सा एक बॉक्स रहेगा, यहाँ पे अलग अलग लोगों के नाम या सिटीज के नाम होंगे, ABCD, ये ईयर होगा 2011, देन 12 एंड सो ऑन। इस बॉक्स में से ही आपको डेटा पढ़ के निकालना होता है, इंटरप्रिटेट करना होता है और आंसर देना होता है। ज्यादा कैलकुलेशन वाला काम नहीं होता। ये बैंकिंग का डीआई नहीं है कि एकदम हालत खराब हो जाएगी, या कैट का डीआई नहीं है। खैर नेक्स्ट है एरिया एंड वॉल्यूम्स। एरिया एंड वॉल्यूम्स में क्या क्या आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब सोचो एरिया किस किस चीज का, किस किस फिगर का हो सकता है। एरिया हो सकता है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का। ट्राइंगल में कितने प्रकार के ट्राइंगल्स का, जितने भी प्रकार के ट्राइंगल्स होते हैं। एक ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। और नॉर्मल क्या फॉर्मूला होता है, जब तीनों साइड्स मालूम होती हैं, हीरो फॉर्मूला होता है या हेरेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बेसिकली प्लेन एरिया का क्वेश्चन आएगा, या फिर एरिया स्क्वायर का आ सकता है, या फिर ट्रेपेजियम का आ सकता है। बेसिकली क्वाड्रिलेटर्स की बात करें तो क्वाड्रिलेटर्स में एरिया किस किस का हो सकता है। क्वाड्रिलेटर्स में भाई पैरेललोग्राम का हो सकता है, ट्रेपेजियम का हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है। तो प्लेन एरिया का कंसेप्ट होगा। अब फिर सेकंड क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम किस किस चीज का होगा, वॉल्यूम को क्यूब का हो सकता है, क्यूबॉइड का हो सकता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, कोन का वॉल्यूम होगा। ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब अगर आप 10th की मेंसुरेशन की 10th की मैथ्स की अगर आप एनसीईआरटी उठा के देख लो, एनसीईआरटी नहीं, RS अग्रवाल, ठीक है, तो आपको मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो कोई दम ही नहीं था इसमें। जहां पे दम लगाना है ना वो आगे आने वाला है, उसके लिए परेशान मत हो। और ये सारे जो कंटेंट है मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दूंगा, चलो ठीक है ना। ये सारे जो कंटेंट है मैं यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल करा दूंगा।
इसमें से मैं परसेंटेज पढ़ा ही चुका हूं, और भी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा जो इस एग्जाम में आए हुए हैं, बट यू हैव टू प्रॉमिस कि यू हैव टू वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस अ लॉट है। देन टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एवरेजेस एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होता है क्योंकि इसमें आपको एलसीएम एचसीएफ भी कवर हो जाता है। यहाँ लिखा नहीं हुआ बट यू कैन टेक यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ भी होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चन होंगे, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रीजनिंग। अच्छा, मैथ में बस खाली इतना ही है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। रीजनिंग में क्या क्या है? रीजनिंग में देखो ध्यान से, सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। एक कोई सर्कल है जिसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, ये 8 लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सवाल कभी पढ़े हो, याद आ रहा है? आ रहा है ना याद? तो वही चीज होगा। ठीक है ना, कि ए बी के बगल में बैठा है, बी डी के अपोजिट में बैठा हुआ है, डी सी के दाएं में बैठा है, डी सी के दाएं में मतलब डी सी के दाएं में बैठा हुआ है, एंड सो ऑन। इसी तरह से बैठाना होता है सीटिंग अरेंजमेंट में। देन आएगा सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या होता है? न्याय निगमन। हिंदी में जिसको आप लोग जानते हो क्या? न्याय निगमन, यानी ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी स्टेटमेंट रहेगा, देन आपको कंक्लूड करना रहेगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, आप सभी लोग जानते हो। पजल्स, पजल्स में क्या आएगा? पजल्स में देखो क्या होता है कि 2-3 टाइप के पजल्स आते हैं। जैसे एक टाइप मैं आपको अभी एग्जांपल बता देता हूं, क्योंकि अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं और बहुत लेंथी वीडियो भी नहीं जाना चाहिए, तो मैं एक छोटा सा और आपको बता दे रहा हूं। फ्लोर बेस्ड पजल्स, जैसे मैं अभी जिस बिल्डिंग में रह रहा हूं, जहां से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब इस 8 फ्लोर में 8वें फ्लोर पे अपन लोग रहते हैं, 6ठे फ्लोर पे हमारे फ्रेंड्स लोग रहते हैं, फर्स्ट पे हम लोग अलग दूसरे लोग रहते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि ये फ्लोर वाला बंदा किस फ्लोर पे रहेगा, किस फ्लोर पे नहीं रहेगा। ठीक है, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट। हम ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे चीजों को, शॉर्टकट में लेके चल रहे हैं। आप एक काम करो, इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हाँ, ये एक पॉइंट में बता देता हूं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें क्या होता है, जो फिगर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, एम्बेडेड फिगर्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज और रोटेशन ऑफ फिगर्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, या काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये सारे क्वेश्चंस कहां में कवर होते हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में। ठीक है ना। फिर क्या, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके पे आते हैं। अब देखो यहां पे जो आप लोगों के मन में डर हो रहा था कि सर 120 में से 105 भी चलो अगर लाना है तो कैसे लाएंगे, 15 नंबर ही सिर्फ अलाउ है छोड़ देने का। तो पहली बात तो ये कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, कुछ छोड़ना ही नहीं है। 120 क्वेश्चन है, सारे के सारे करने हैं। ठीक है ना। अब बात ये होती है कि सर चलो ठीक है, लेकिन 15 क्वेश्चन गलत करने के लिए लिबर्टी है ना। तो लिबर्टी तो है, बट मैं एक चीज आपको यहाँ पे रिवाइंड कराना चाहता हूं। वो रिवाइंड क्या है, कहाँ गया अपन का, ये देखो, कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आप 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हो। वो क्या है, अभी मैं पार्ट ए के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, पार्ट बी के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं पहले पार्ट ए में 100% एक्यूरेसी या एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करने की मैं बात कर रहा हूं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 100% एक्यूरेसी पॉसिबल है भी, नहीं भी है। कैसे? देखो, विकैबुलरी एक ऐसा पार्ट होता है ना कि अगर आपका पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप गेस नहीं कर पाओगे। एरर के क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप कर ले जाओगे क्योंकि आपको रूल्स पढ़ा है आपने। जैसे मान लो है कि ही शी इट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगता है। तो अब आपको वहां पे एक रूल मालूम, इससे अगर 1000 सेंटेंस भी बना के देगा तो आप कर ले जाओगे। लेकिन एक वर्ड है इंग्लिश में फ्लॉन्ट, FLAUNT, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट की जो मीनिंग होती है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं कर पाओगे। फ्लॉन्ट का मतलब बेसिकली होता है शो ऑफ करना। ठीक है ना। जैसे मैंने ये वॉच पहनी हुई है, देख लो। अब मैं ये बता लूं मेरा ये एप्पल का वॉच है, नहीं मेरा एप्पल का भी नहीं, इसमें जो टेक्निकल गुरुजी वाले बोलते हैं मेरा सोने का घड़ी है। तो उस टाइप का जो है, अगर मैं कुछ यहां बैठ के बोलने लगूं तो दैट इज कॉल्ड फ्लॉन्टिंग। ठीक है, आपके भी फ्रेंड सर्कल में से बहुत सारे होंगे जो फ्लॉन्टिंग करते होंगे। काइंड ऑफ सिंपल वर्ड्स में शो ऑफ करना।
तो यहां पे 100% एक्यूरेसी ला पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, लिटिल बिट। बट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आप 15 के 15 सही कर सकते हो, इसमें भी सही कर सकते हो। इसमें 10 में से अगर आप 6-7 भी कर रहे हो, 5 भी कर रहे हो, तो आप सेफ हो। बट बाकी 60 में से बेसिकली बाकी 45 में से आपको 43-44 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे धीरे, पहले जीके के टॉपिक्स देख लो कि हम क्यों कह रहे हैं कि 10 में से 6-7 किए जा सकते हैं। आखिर हम ये कह रहे हैं तो कुछ तो पॉइंट होगा ना, यूं ही हवा में तो नहीं कह रहे होंगे। देखो क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। अब अभी करंट में जो नेशनल न्यूज चल रही है, G20 समिट हुआ, कहां कहां के लोग आए, उनका कंट्री कैपिटल क्या है, उनका करेंसी क्या है, क्या क्या डील्स हुई, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। इंटरनेशनल में इस समय जो वॉर चल रहा है या जो भी सारी चीजें चल रही हैं, इन सारी बातों को अगर आप न्यूज़पेपर के टच में हो बच्चा, तो आप मेरी बात ध्यान रखना, आप कभी भी इस टॉपिक को मिस करके नहीं आओगे। सो यहीं पे मैं आपकी अपनी बातों को थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करना है। जिन लोगों के पास अवेलेबल है, मतलब जो लोग एक्स सिटीज में, टॉप सिटीज में रहते हैं या वाई सिटीज में रहते हैं जहां पे द हिंदू न्यूज़पेपर छपता है, वो आप लोग मंगा लिया करो। 8-10 रुपए 11 रुपए का आता होगा, ठीक है। और जिनको पेपर फॉर्मेट में ना पढ़ करके एफर्ट नहीं करना है या नहीं मत खर्चा करना है, तो उसके लिए भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। और उस टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ अपलोड कर दिया करूंगा, जहां से आपको एडिटोरियल क्या मतलब बेसिकली आपको न्यूज पढ़ने रहेंगे एज अ डेली हैबिट। तो न्यूज रीडिंग मस्ट बी अ डेली हैबिट फॉर एनी एग्जाम, स्पेशली द एग्जाम्स लाइक दिस, ठीक है। करंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन कितना आसान है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कि G20 के समिट में आपको मालूम है कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज आई, ठीक है। एक कंट्री अभी नहीं आई, कौन सी कंट्री नहीं आई? चाइना नहीं आई। चाइना ने कहा कि नहीं, मैं अवॉइड कर रहा हूं, मैं इसको जो हूं, क्या उसको बोलते हैं, इग्नोर नहीं, बॉयकॉट, मैं बॉयकॉट कर रहा हूं G20 समिट को, ठीक है। तो अब आपने ये मालूम करना पड़ना पड़ेगा कि भाई चाइना नहीं आया है, तो चाइना में कौन कौन सा और हेडक्वार्टर है। अब भाई जिसका हेडक्वार्टर है चाइना में, वो सारे समिट्स अगर होंगे तब तो बनना ही बनना, चाइना को रहना ही रहना। तो खैर ये सारी चीजें इसमें आ सकती हैं कि किस जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, उन कंट्रीज में किस किस संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है ना। जेनेवा में कौन सा हेडक्वार्टर है। खैर मैं जीके का टीचर नहीं हूं तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। बुक्स, ऑथर्स एंड अवार्ड्स। बुक्स, ऑथर, अवार्ड्स में, अब अवार्ड्स में क्या है? अवार्ड्स में सिंपल दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसी मिला, केमिस्ट्री में किसी मिला, ये नोबेल प्राइज के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। या फिर पुलिट्जर प्राइज किसको मिला, या फिर ऐसे अवार्ड्स के जो सेक्शन आते हैं वो सारे आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे या फिर मतलब आप नॉर्मली गूगल कर लोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर घटना चक्र का ईयरली करंट अफेयर आता है, वहां से जाके खरीद के उस साल के, इस साल 2023 के 22-23 का पूरा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। I mean, पढ़ सकते हो, डाउनलोड क्या करोगे जब खरीदे हो तो, एंड सो ऑन। ये सारी स्कीम्स है। तो ये बेसिकली रट्टाफिकेशन वाला काम है। अब ये मन में आ रहा होगा सर रट्टाफिकेशन कैसे करेंगे, तो बेटा रट्टाफिकेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो अभी आपके पास ये वीडियो 18 तारीख को मिल रही है, और हो सकता है कि कुछ लोग इसको 20 अक्टूबर को देख रहे हो, 25 अक्टूबर को देख रहे हो, कुछ हो सकता है 1 नवंबर के बाद देख रहे हो। फिर भी अगर अपने पास 30 दिन का भी टाइम, जब भी आप देख रहे हो, जब भी मेरी बात सुन रहे हो, अगर आपके पास 30 दिन का टाइम है, तो आप 30 दिन के टाइम में बहुत प्यार से इसको 5 बार रिवाइज कर सकते हो। 5 ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, 3 बार तो रिवाइज कर सकते हो, और 3 इज सफिशियंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पार्ट बी की। पार्ट बी एक बार देख लो क्या था। देखो पार्ट बी में साफ साफ लिखा 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन किसका होगा? फिजिक्स का,
और 30 क्वेश्चन किसका होगा? मैथ्स का। कौन सा मैथ? इंटर का मैथ। और कौन सा? फिजिक्स, इंटर का फिजिक्स। ठीक है, तो टॉपिक देख लो क्या क्या है। मैथ्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम। अब ये एक ऐसा टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जो बच्चे 2020 से 20 से पहले इंटर किए हैं, आई मीन 12th कंप्लीट किए हैं, उनके लिए तो ये बड़ा मस्त टॉपिक है, बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन जो बच्चे कोविड के बाद इंटर आई मीन 12th कंप्लीट किए हैं, उनमें ये सीबीएसई वालों ने हटा ही दिया था। स्टेट बोर्ड में होगा नो डाउट, ठीक है, लेकिन सीबीएसई में ये चीज हट गई थी। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम खैर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब नेचुरल सी बात है कि भाई 20 कोविड से पहले वाले ही होगे तुम लोग, तभी अगर ये फॉर्म अगर भर रहे हो तो कोविड के पहले इंटर हुआ होगा, 3 साल तभी ग्रेजुएशन जाके आज होगा, इस साल हुआ होगा। आई मीन सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड है स्ट्रेट लाइंस, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन, और उसमें कौन सा? डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी, यानी जिसमें हम लोगों का अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा रहता है वो वाला भी, ठीक है ना, और नॉर्मल वाला इंडेफिनेट वाला भी, मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, मैट्रिसेस एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम वगैरह सारा पढ़ना रहेगा। बेस कौन सा? बेस खाड़ी वाला नहीं, ये साइंटिस्ट वाला बेस थ्योरम, ये सारी चीजें पढ़नी होगी। तो अब मैं क्यों कह रहा हूं कि 108 110 नंबर लाना पॉसिबल है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर है, और ये वो चैप्टर हैं जो आप पढ़ चुके हो। किन्हीं किन्हीं बच्चों को 90 नंबर भी आया होगा मैथ में, तो दैट इज वेरी इजी। ठीक है, फिजिक्स भी बता दिया जाए। फिजिक्स कहाँ है भाई? लेट मी सर्च। फिजिक्स कहाँ गया? फिजिक्स नहीं मिल रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यस, यही है फिजिक्स। अब देखो फिजिक्स की सिलेबस क्या है, बस तुम इस सिलेबस को देखते रहो और एनसीईआरटी का वो खोल लो किताब, बेसिकली जो एनसीईआरटी की बुक होती है 11th की और 12th की, खाली वो खोल लो, टैली कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब मैं फिजिक्स तो खैर 12th का नहीं पढ़ाता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ 11th 12th का, मैथमेटिक्स नहीं, ये क्या नाम है, फिजिक्स नहीं मैं पढ़ाता, बट मेरे वो जो कलीग फैकल्टी हैं वो आके आपको बता देंगे इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में। इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां तक मुझे याद आ रहा है पहला चैप्टर है, ठीक है। देन मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, मूविंग चार्जेस विद मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी नंबर लाना पॉसिबल है बेटा, 2-3 नंबर की लेवरेज में चलो दे रहा हूँ, चलो ठीक है, अगर 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसका रीजन है 30 के 30 क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, 30 में से कम 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थियोरेटिकल आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, और बाकी जो 8 10 7 8 9 क्वेश्चन बच रहे हैं वो न्यूमेरिकल आएंगे। तो अब जिन चैप्टर से मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल बनता है, थर्मल फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, बनता तो खैर सभी में है, लेकिन अब वेव्स एंड ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल बनेगा, सॉरी ऑप्टिक्स नहीं, वेव्स में न्यूमेरिकल बनेगा, ऑप्टिक्स में भी बनता है लेंस फार्मूला वगैरह पे, ठीक है। खैर यही सारी चीजें, तो आपको अब ये समझना है कि दिस एग्जाम, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज का जो गुरु मंत्र आपको आज यहां पे लेके जाना मेरे साथ, वो क्या है, अपने ये नोटबुक में लिख लो कि दिस एग्जाम इज CRACKABLE, this exam is crackable. You need to have this guts, this courage, this confidence that this exam is crackable. You can crack this exam. ठीक है,
अब मैं लास्ट में छोटी सी बात बता दूं कि देखो ऐसा है कि हम लोग YouTube पे मैक्स टू मैक्स कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जितना अपन दे सकते हैं। लेकिन एक चीज जरूर जेन्युइन है जिसको मैं नहीं छुपा रहा हूं कि इस एग्जाम के लिए अपन एक पेड बैच लॉन्च कर रहे हैं। पेड बैच बेसिकली क्या, एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। ये कोर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन, कितने घंटे का कोर्स होगा, लाइव क्लासेस कब होंगी, कौन कौन फैकल्टीज क्या क्या पढ़ा रहे होंगे और मॉक टेस्ट कहां से देना, ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे। और इस कोर्स को हम लोग लाइव करने वाले हैं, आज 18 है, सो यू से कि नेक्स्ट 7 डेज 25-26 अक्टूबर तक अपन इसको लॉन्च कर देंगे। लेट दशहरा फिनिशेस, दशहरा खत्म हो जाने दो, कोर्स को लॉन्च करेंगे। कोर्स को लॉन्च करके दम लगा के पढ़ाई करेंगे अपन और इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, ठीक है ना। और इसका जो भी सारा फीस वगैरह अपन डिस्क्लोज कर देंगे कि कब कैसे क्या होगा, कितनी फीस वगैरह है। बहुत इकोनॉमिकल फीस रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, डोंट वरी। सो दैट इज ऑल फॉर द डे एंड इफ यू लाइक द सेशन प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करो, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो, बेल आइकन प्रेस करो और ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो, क्योंकि ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा अच्छी वैकेंसी है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल रहा हूं, मैंने वो स्लाइड लगाना ही भूल गया। सैलरी बहुत लोगों का होता है, सर सैलरी क्या होगी। तो देखो एक चीज होती है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। तो इसकी जो सीटीसी है ना वो 12 से 14 लाख की होती है एनुअल सीटीसी जो इसकी है वो 12 से 14 लाख की है। और जा करके पोथी पत्रा खोल के देख लेना कि और ऐसी कौन कौन सी केंद्र या राज्य सरकार की नौकरियां हैं जिसमें आपको तकरीबन 1 लाख रुपए महीना सैलरी मिल रही है। नहीं है, विद फुल फैसिलिटीज, एमिनिटीज। तुम ये सोचो कि आप बड़ी से बड़ी नौकरी कर रहे हो, बट आप जहां जिस टेबल पे बैठ रहे हो, जिस चेयर पे बैठ रहे हो, जिस टेबल पे आपकी फाइल है, वो ऐसे जगह पे जहां बगल से एक नाली जा रही है, वहां से डेंगू का मच्छर निकल रहा है, बेसिकली डेंगू वाला मच्छर निकल रहा है। बाय द वे गूगल करना कौन सी मच्छर को काटने, कौन सा मच्छर काटता है तो डेंगू होता है, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन आ सकता है भैया। देखो डेंगू वायरल आजकल हुआ, सबको डेंगू पड़ा है, तो ये सब जनरल अवेयरनेस की चीजें हो गई है खैर आजकल। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वर्किंग कंडीशन, आप किस कंडीशन में वर्क कर रहे हो, किस माहौल में, किस एटमॉस्फेयर में वर्क कर रहे हो। यार मस्त ऑफिस होता है, मस्त इन्वायरमेंट होता है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मैं पिन कमेंट में डाल दे रहा हूं। मैं उसमें एक लिंक डालूंगा या मैं सीधे वीडियो ही अपलोड कर दूंगा, आप देखना हाउ ब्यूटीफुल द वर्किंग एनवायरनमेंट इज। So that's all for the day. I hope you like the session. Bye bye, take care.